प्रॉब्लम आई होगी तो सॉल्यूशन भी थे आप लोगों के पास, ग्रुप में सॉल्यूशन किए हुए थे पलक ने। इवन देन अगर कोई डाउट होगा तो आप दोबारा से पूछ लेंगे बेटे उससे रिलेटेड। लेकिन आज सबसे पहले हम एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि एक मिनिमम क्वेश्चन होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और वी कैन से दैट द easiest complete question related to cash flow statement, and this is a question number 32, क्योंकि एक बार आपको फॉर्मेट क्लियर करना बहुत जरूरी है कंप्लीट। तो 32 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले। आज का जो होमवर्क रहेगा, आप 32 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे और फिर आप इसका इलिस्ट्रेशन करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग फिर वापस आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 से 18 तक आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन किए हुए हैं। 19 से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के, और 28 से फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं पर्टिकुलर फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड। तीनों की अलग क्लास लगा रहा हूँ बोलूं मैं के बाद फिर आप इजीली क्वेश्चन कवर कर सकते हैं अप टू द लास्ट क्वेश्चन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लिए केवल एक क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन हमें करना है, 32 क्वेश्चन। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इस क्वेश्चन को। अब आपके पास कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आपने स्टार्ट लेना है। इसमें आपको मेंशन किया हुआ है, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ फास्ट फूड्स लिमिटेड। ये आपको बैलेंस शीट गिवन है along with notes to accounts, or after 4 notes to accounts we have a particular adjustment related to interest paid on mortgage loan amounting to rupees 18,000. Just like other type of adjustment, यहाँ पर भी जो adjustment होगी, that adjustment generally having two effects on the solution, and finally you are required to prepare cash flow statement. हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन करनी है बेटे। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन करने के लिए स्टार्टिंग में आपको कैसे फॉर्मेट बनाकर चलना है देख लीजिए इसको अच्छे से आज। देखिए बढ़िया जो जैसे भी सही हो साफ ही सोने लगा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 32। हमें मालूम है बेटे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं, इट इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, and as per the accounting standard 3, now the cash flow statement is prepared by classifying it into 3 parts, and these are operating, investing and financing activity. तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके लिए हमारी इनिशियल रिक्वायरमेंट है बेटे नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स प्रोविजन, और इसकी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर हमने मेंशन करना है गिवन प्रॉफिट्स, और बिफोर टैक्स प्रोविजन के लिए इसमें ऐड करना होता है बेटे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके लिए आप मैक्सिमम 3 लाइन का स्पेस ले लीजिए, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 to 4 लाइन का स्पेस
उसके बाद आपको माइनस करना है इसमें से लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। बहुत कम आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन होती है, मैक्सिमम 2 to 3 लाइन का स्पेस। अल्टीमेटली प्लस माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, दैट इज नेम्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आपको ट्रीटमेंट दिखानी है करंट असेट्स। मैं कॉल नहीं कर सकता। हम ऐड करते हैं इसमें बेटे लाए तो थे उस दिन, लाए तो था 15-20। करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। 2 to 3 लाइन स्पेस, लेस करना है आपको अपोजिट, इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अगेन 2 to 3 लाइन स्पेस, प्लस माइनस करने के बाद इसमें से आप लेस करते हैं लेस टैक्स पेड। अब जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी नेम्ड एज रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ईदर कैश फ्लो फ्रॉम और कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरा 1 पेज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए रखेंगे आप, कि इस तरह से आपने पहले से हेडिंग बना लेने हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रोविजन, एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐड करेंगे आप डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, लेस करेंगे आप जस्ट रिवर्स, इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। नाउ यू नो द रीजन बिहाइंड इट। फाइनली आपको लेस करना होता है टैक्स पेड, और आपको इस बात की नॉलेज है कि अगर आपको एक सिंगल अमाउंट गिवन होती है रिलेटेड टू टैक्स, ईदर बाय द नेम ऑफ टैक्स प्रोविजन और टैक्स पेड, it will be treated as both provision as well as paid। फिर अपने नेक्स्ट पेज पर इसी को कंटिन्यू करना है बेटे, सेम फॉर्मेट कंटिन्यू हो रहा है हमारा ये। नाउ द सेकंड एक्टिविटी बी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया था बेटे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए बेसिकली आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी वो नॉन करंट असेट्स के हेडिंग में या एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मैक्सिमम 4 to 5 लाइन का स्पेस, इससे ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। लास्ट, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको जनरली मिलेंगी अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। अगेन 4 to 5 लाइन स्पेस, स्पेस देने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो बात की बात है, इसमें आप ऐड करेंगे एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऑटोमेटिकली जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आएगा। क्लास में लगाऊं इक्विवेलेंस। तो ये अल्टीमेटली इतना स्पेस जरूर लेगा आपका क्वेश्चन है। 2 पेजेस का स्पेस हमने कवर किया इसमें। तो ये हमने नेक्स्ट पेज पर बेटे क्लासिफिकेशन दिखाई है। बी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बस इतना ही स्पेस रिक्वायर्ड है इसमें, 4 to 5 लाइन स्पेस दोनों में।
मिठाई फिर के हमने कौन से ऐड डब्बे? किया ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अल्टीमेटली हर बार ही आंसर आ जाएगा जाऊंगे, आपका क्लोजिंग हर कैश बार एंड ही कैश जाऊंगे। इक्विवेलेंट के इक्वल। अब देखिए क्वेश्चन कैसे स्टार्ट लेना है 16 हमने, 16 20 20 ये डब्बे। हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन करते तो स्टार्टिंग में आप एक रॉ फॉर्मेट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट वो करते हमारे थे। खाता है, उसी तरह से अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके। रिलेटेड अच्छा, कंप्लीट उस क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले टाइम मैं आपने तो इस नहीं तरह से खाऊंगा, फॉर्मेट बनाना मुझे है पता आपका पता है। अलॉन्ग विद दीज मिनिमम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, और उसके बाद आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। जैसे अब हम क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल टॉप टू बॉटम मूव करेंगे हम लोग, मतलब किसी भी आइटम को स्किप नहीं करना आपने, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे और फिर वापस वापस जाएंगे उन इन्फॉर्मेशन पर, एक तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और दूसरा उस केस में मिस्टेक के चांसेस अराइज हो जाएंगे बेटे। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आपको गिवन है शेयर कैपिटल, और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी नोट नंबर गिवन नहीं है। अगर आपको नोट नंबर दिया होगा तो फिर यहां से आपने अमाउंट कंसिडर नहीं करनी। अगर नोट नंबर गिवन है तो आप नोट नंबर में जाएंगे और उस नोट नंबर से फिर आपने अमाउंट कंसिडर करनी है। यहाँ पर आपको गिवन है बेटे शेयर कैपिटल, और वेरी फर्स्ट डे से आपको क्लियर कर दिया गया था कि शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, इनकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगी बेटे। तो शेयर कैपिटल, अगर शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है दैट मींस इश्यू ऑफ शेयर्स, ये हमने फर्दर शेयर इश्यू किए हैं। और अगर शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रही है दैट मींस रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 एंड 18, मतलब 18 एंड 17 रिवर्स ऑर्डर दिया हुआ है। आपने असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा कंसिडर करना है, पहले 17 फिर 18। तो शेयर कैपिटल की वैल्यू आपको गिवन है 3 लाख से 4 लाख, तो 1 लाख इंक्रीज हो रही है। और हमें मालूम है कि हम शेयर कैपिटल को शो करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, तो डायरेक्ट आप आएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में और यहाँ पर लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, और डिफरेंस आपने लेना है 3 to 4, 1 लाख रुपीज। अब क्योंकि अगर आप शेयर इश्यू करते हैं तो मनी की इनकमिंग होगी, ये कैश की इनकमिंग हो रही है, दैट्स वाई पॉजिटिव अमाउंट। अगर कैश की इनकमिंग होगी तो आप पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, कैश की आउटगोइंग होगी तो आप नेगेटिव कंसिडर करेंगे। इसके बाद आपको गिवन है बेटे रिजर्व एंड सरप्लस, और नोट नंबर 1 दिया हुआ आपको। तो नोट नंबर 1 में जाएंगे आप। नोट नंबर 1 में हमें दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स, लास्ट ईयर 50,000, दिस ईयर 60,000। आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया हो, रिटेन्ड अर्निंग दी हो, या फिर रिजर्व्स दी हो। अगर इन तीनों में से एक दिया हुआ, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L देखना है, उसका डिफरेंस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L गिवन नहीं है तो रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन होंगी, और अगर रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन नहीं होती तो फिर रिजर्व्स को देखा जाता है। अब यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है, लास्ट ईयर बैलेंस था 50,000, दिस ईयर 60,000, दैट मींस ड्यूरिंग द ईयर कंपनी अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। ये आपके पास गिवन प्रॉफिट्स हैं बेटे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जहां पर आप लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रोविजन, गिवन प्रॉफिट्स, यहां पर आपको इस वैल्यू को कंसीडर करना है 10,000 रुपीज। नेक्स्ट आ जाइए, क्योंकि हमारे पास नोट नंबर 1 में केवल इतना ही गिवन है। नेक्स्ट है इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है, और नोट नंबर 2 दिया हुआ है। तो नोट नंबर 2 में आइए। जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जिसका आपको नोट नंबर दिया होगा उसका बैलेंस शीट से उसकी वैल्यू को कंसिडर नहीं करना आपने। आप उसके नोट नंबर में जाएंगे और वहां से वैल्यू कंसिडर करेंगे। आपको नोट नंबर 2 में गिवन है 15% मॉर्गेज लोन, 1 लाख से 1,30,000 इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस रेजिंग ऑफ लोन, ये हमने लोन रेज किया है। अगर डिक्रीज होता है तो रीपेमेंट ऑफ लोन। और वेरी फर्स्ट लेक्चर से आपको क्लियर कर दिया गया बेटे, इसको मैं दोबारा भी आपको दिखा देता हूँ। इससे हमने आपको मेंशन किया था एक्टिविटीज के बारे में कि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेंगी, नॉन करंट असेट्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेंगी,
शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज along with एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्योंकि जितना भी आपका शेयर होल्डर्स फंड है वो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और जो आपके नॉन करंट लायबिलिटीज हैं वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं। दैट्स व्हाई इट विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आपको यहाँ पर लोन दिया हुआ है बेटे, जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 1 लाख टू 1,30,000। इट मींस ये लोन रेज किया गया। यहाँ पर आप लिखेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रेजिंग ऑफ 15% mortgage loan, मोर्टगेज लोन, mortgage है और वैल्यू हमारे पास 1 लाख से 1,30,000। 30,000 दैट मींस 30,000 का लोन रेज किया गया ड्यूरिंग द ईयर। प्लस इट मींस हमने लोन लिया 30,000 का, इनकमिंग है कैश की, दैट्स व्हाई पॉजिटिव अमाउंट। इसी तरह से आपको दिया हुआ है पब्लिक डिपॉजिट, पहले 70 अब 10,000 डिक्रीज हो रही है। दैट मींस रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप लिखेंगे बेटे रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट 60,000 रुपीज, और क्योंकि रीपेमेंट है कैश की आउटगोइंग है इसलिए नेगेटिव अमाउंट, और नेगेटिव अमाउंट को आपने शो करना है विद इन ब्रैकेट्स। वो में नोट नंबर 2 में कुछ मेंशन नहीं है, तो वापस आ जाइए बैलेंस शीट में, जहां तक के हम लोग हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कवर कर दिए बेटे। और आई थिंक हमें बिल्कुल क्लियर है कि करंट लायबिलिटीज और करंट असेट्स की ट्रीटमेंट दिखाई जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। हमें दिया हुआ ट्रेड पेबल्स और नोट नंबर 3 गिवन है, तो नोट नंबर 3 में चलिए। अब नोट नंबर 3 ट्रेड पेबल्स, इसमें आपको सन्डी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल गिवन है, क्योंकि हमें मालूम है ट्रेड पेबल्स इंक्लूड्स क्रेडिटर्स एज वेल एज बिल्स पेबल। यहाँ पर क्रेडिटर्स है बेटे 1,10,000 से 1,40,000 इंक्रीज हो रहे हैं बाय ₹30,000। तो क्रेडिटर्स मींस करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और ये हमने हेडिंग बनाया हुआ है डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यहाँ पर लिखेंगे आप सन्डी क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज। आफ्टर दैट हमारे पास है बेटे बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल की वैल्यू पहले 15 और अब 8 डिक्रीज हो रहे हैं 7,000 से, और ये आपने हेडिंग बनाया हुआ है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यहाँ पर आप लिखेंगे बिल्स पेबल बाय ₹7,000। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जहां जहां हमने सारे हेडिंग पहले लिखे हुए हैं, आपको मालूम है ट्रीटमेंट कहां देनी है, जिस हेड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस हेड के अंदर शो करते चलिए। ये नोट नंबर 3 कंप्लीट हो गया बेटे। वापस बैलेंस शीट में अब आ गया हमारे पास असेट्स, और असेट्स में सबसे पहले आ गई हमारे पास नॉन करंट असेट्स। और हमने आपको अभी बोला है कि नॉन करंट असेट्स की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो होती है वो कंसीडर की जाती है while calculation of cash from investing activities। अब नॉन करंट असेट्स के अंदर दिया हुआ है फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो टेंजिबल असेट्स के बारे में अगर आपको याद हो तो हमने क्लियर किया था आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टाइम कि अगर टेंजिबल असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, चाहे वो सिंगल रुपी इंक्रीज हो, इट विल बी ट्रीटेड एज परचेज एंड कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट अगर आपको मान लीजिए वैल्यू डिक्रीज करके दी हुई है, तो फिर आपको ये देखना है कि क्या उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन है। अगर उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो डिक्रीज अप टू 10% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, और वी कैन से दैट अप टू 10% ऑफ द ओपनिंग बैलेंस। अगर डिक्रीज है तो उसे डेप्रिसिएशन माना जाएगा, मोर देन 10% डिक्रीज है तो उसे सेल माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको बिल्डिंग दी हुई है, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 1,95,000। अब 2 लाख से 1,95,000 कितनी रिडक्शन हो रही है? 5,000 रुपीज की। और मैंने आपको कहा कि ओपनिंग बैलेंस के 10% तक रिडक्शन, ओपनिंग बैलेंस मींस 2 लाख, 2 लाख का 10% 20,000। तो आप
अप टू 20,000 रिडक्शन जो होगी इट विल बी ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन, और उसकी आप ट्रीटमेंट दिखाते हैं एज ए नॉन कैश एक्सपेंस वाइल कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन ऑपरेटिंग लेकिन अगर उससे एक्सपेंस। ज्यादा डिक्रीज होती है, सपोज 2 लाख और फिर 1,50,000 दिया हुआ है, अब रिडक्शन हो रही है 50,000 रुपीज की, जो कि मोर देन 10% है। इन दिस केस इट विल बी ट्रीटेड एज सेल एंड कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये उस केस में जब उसके बारे में कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं होगी क्वेश्चन में, उस केस में हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको कुछ उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस गिवन है तो यू विल गिव द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर टेंजिबल असेट्स है बेटे, पहले 172 थी, अब है 296। दैट मींस डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 1,24,000। 124 इंक्रीज हो रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंक्रीज इन टेंजिबल असेट मींस परचेज ऑफ टेंजिबल असेट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप दिखाएंगे इंक्रीज, लिखना चाहे इंक्रीज लिख सकते हैं, अदरवाइज परचेज ऑफ टेंजिबल असेट। डिफरेंस आ रहा है बेटे इसमें 1,24,000 का, और जब आप परचेज करते हैं तो मनी की आउटगोइंग होती है, दैट्स व्हाई नेगेटिव अमाउंट मींस विद इन ब्रैकेट आपने शो करना है। इसके बाद है बेटे इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट मींस लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। अगर इनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है देन इट विल बी ट्रीटेड एज रिटर्न ऑफ। अगर इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आप इसे रिटर्न ऑफ मानेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर इंफॉर्मेशन, और अगर इनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये परचेज ही ट्रीट की जाएगी। तो इंटेंजिबल असेट्स जस्ट लाइक गुडविल, अगर इनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है वंस अगेन देन इट विल बी ट्रीटेड एज रिटर्न ऑफ। दैट मींस आपको ट्रीटमेंट देनी होगी एज ए नॉन कैश आइटम, जिसे कि आप कंसीडर करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लेकिन अगर इंटेंजिबल असेट्स के केस में वैल्यू इंक्रीज हो रही है देन इट विल बी ट्रीटेड एज परचेज, फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आएगी। तो यहाँ पर क्योंकि इंटेंजिबल असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है बाय ₹15,000, यहाँ पर आपको दिखाना है एज ए नॉन कैश एक्सपेंस इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट रिटर्न ऑफ 15,000 रुपीज, जो कि 60 से 45 वैल्यू हो रही है। इसके बाद आ जाइए करंट असेट्स पर। करंट असेट्स में आपको दिया हुआ सबसे पहले इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज 2 लाख से 2,80,000, और हमें मालूम है हम करंट असेट्स को कंसीडर करते हैं वाइल कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब करंट असेट इंक्रीज हो रही है बाय ₹80,000, ये आपने लिखा हुआ है इंक्रीज इन करंट असेट्स लेस में, ये मेंशन किया हुआ है हमने। यहाँ पर दिखाइए इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज बाय ₹80,000। आफ्टर दैट वी हैव ट्रेड रिसीवेबल्स, और ट्रेड रिसीवेबल हमारे 123 से 94 डिक्रीज हो रहे हैं बेटे, और ये डिक्रीज हो रहे हैं बाय ₹29,000। यस 29 डिक्रीज इन करंट असेट, ये लिखा हमने डिक्रीज इन करंट असेट। तो ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स 29,000 rupees. After that we have cash and cash equivalent. Opening balance 80,000, closing balance 18,000। ये आपने लास्ट में लिखा है एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग आपको गिवन है बेटे 80,000, यहाँ पर वैल्यू पुट दे देंगे 80,000 रुपीज, और क्लोजिंग जितना गिवन है वो क्लोजिंग के सामने शो कर देंगे आप, और क्लोजिंग में गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 18,000 रुपीज, ये में गिवन। लास्ट इंफॉर्मेशन है बैलेंस शीट में अदर करंट असेट्स, नोट नंबर 4 दिया हुआ है। नोट नंबर 4 में आ जाइए बेटे। अदर करंट असेट्स में हमारे पास है प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले 10 और फिर 15, और प्रीपेड इंश्योरेंस अपने करंट असेट ट्रीट करनी है। 5,000 इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन करंट असेट, ये हमने शो किया हुआ है इंक्रीज इन करंट असेट। यहाँ पर आप दिखाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस।
प्रीपेड इंश्योरेंस 5000 रुपीज। और लास्ट में अब एक एडजस्टमेंट जो गिवन है उस एडजस्टमेंट पर आ जाइए। आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन अमाउंटिंग टू रुपीज 18,000। अगर ये इंटरेस्ट नहीं भी दिया होता, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मॉर्गेज लोन के साथ परसेंटेज गिवन है, अब भी आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी ही पड़ती। बस ये डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ये पहले भी बात हो चुकी है। पर्टिकुलर आपने क्वेश्चन किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जिसमें हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, जिसमें कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में क्लियर कर दिया गया था। ये 30,000 इश्यू आपने किस डेट में किए, और अगर मान लीजिए डेट ऑफ इश्यू या डेट ऑफ रेजिंग ऑफ लोन आपको गिवन नहीं है, अब छेड़ने का नहीं, देखो करेंगे आप उसे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी अज्यूम कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर भी चेक assume। अरे यार डिस्कनेक्ट हो गई मीटिंग, नेटवर्क क्या है? यार मैंने दिया फिर से नहीं दवा सुन रहा हूँ मैं, इतनी हारी तो रहने दो। फोन दे देना पापा जी अपना, पापा जी फोन दे देना अपना, नेट ही नहीं चल रहा मेरा। करके दी हुई है आपको एडजस्टमेंट में 8,000 रुपीज। और अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो आपने इसी को यूज करना है, फिर आपने इस परसेंटेज को कंसीडर नहीं करना। अब 18,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन लोन, डबल इफेक्ट। पहला इफेक्ट आएगा ऑपरेटिंग पर एज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आप फॉर्मेट भी देख सकते हैं, फॉर्मेट भी आपको लिखकर दिखाया हुआ है यहाँ पर बेटे, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट पेड के नेम से 18,000 रुपीज। हमने यहाँ पर ऐड किया इसे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग मींस नॉट ऑपरेटिंग, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी नेचर कैसी होती है, इट इज ए फाइनेंशियल एक्सपेंस, इसलिए सेकंड टाइम इसका इफेक्ट आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और यहाँ पर आप लिखेंगे इंटरेस्ट पेड। अगर आप फॉर्मेट चेक करेंगे तो फॉर्मेट भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 18,000 रुपीज, क्योंकि पेमेंट हो रही है तो यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट। अब दो बार करने में दिक्कत तो आवे, एक बार एज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक बार एज ए शो की एज ए फाइनेंसिंग एक्सपेंस। तो ये सारी आपने देखो, दिस शुड बी द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब आपने सारी इंफॉर्मेशन नोट कर ली है, अब आपने सिर्फ प्लस माइनस करना है। हमारे पास यहाँ पर गिवन प्रॉफिट से अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो सेम प्रॉफिट यहाँ पर लिख दीजिए। इट विल बी ट्रीटेड एज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रोविजन। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है बेटे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि टोटल आ रहे हैं 33,000। ऐड करेंगे, टोटल बन रहा है हमारे पास 43,000 का। क्वेश्चन में कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन नहीं है, अगर गिवन होती तो आप माइनस करते। और आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी इनकम आपको बैलेंस शीट के इनसाइड गिवन नहीं होती। अगर कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी तो आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगी, ना कि बैलेंस शीट के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें इफेक्ट दिखा रहे हैं करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का। हमने ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जो हमें गिवन है बेटे 59,000। इसको प्लस कर लीजिए, ये आ गया हमारे पास 1,02,000 रुपीज। इसमें से आपको लेस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये आ रहा है हमारे पास 87 and 5 92,000 रुपीज आपने इसमें से माइनस करने हैं। दैट मीन्स 10,000 रुपीज हमारे पास डिफरेंस आ गया। क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स हमें टैक्स गिवन नहीं है बेटे, कुछ भी आपने माइनस नहीं करना। सेम 10,000 रुपीज हमारे फर्स्ट एक्टिविटी का रिजल्ट होगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव है दैट्स व्हाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपको आंसर दिया हुआ है फर्स्ट एक्टिविटी का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज रुपीज 10,000। नेक्स्ट आ रही है, इसे कंटिन्यू करिए। अब इस रिजल्ट को आपने सेकंड कॉलम में भी दिखाना है बेटे 10,000, और यहाँ पर इसे क्लोज कर देना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी
केवल एक सिंगल इंफॉर्मेशन थी हमारे पास रिलेटेड टू परचेज ऑफ टेंजिबल असेट, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1,24,000 रुपीज, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, दैट्स वाई कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चल जाए यार, अब तेरे को क्या हो गया? और तो बल्कि बढ़िया चलना चाहिए। नेगेटिव आंसर। इसके बाद आ जाइए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर, प्लस माइनस कर लीजिए आप इनका। पॉजिटिव हमारे पास 130 और नेगेटिव 78। 130 माइनस 78 52,000 रुपीज। 52,000 रुपीज पॉजिटिव अमाउंट आ रही है। ओके, चेक कर सकते हैं हम इसको। 52,000 पॉजिटिव। इसे आप आंसर देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 9। अभी देखो कि आपके पास सेकंड कॉलम में 3 रिजल्ट आ चुके हैं और आपने सेकंड कॉलम में कुछ नहीं दिखाया। ये सेकंड कॉलम में पहला रिजल्ट ये आ रहा है हमारे पास 10,000। सेकंड रिजल्ट फिर ये आ रहा है हमारे पास 124 नेगेटिव और थर्ड रिजल्ट फिर ये आ रहा है हमारे पास 52 पॉजिटिव। तो अब आपने इन तीनों को ऐड करना है, तीनों रिजल्ट्स को। 10 और 52 पॉजिटिव है, मींस 62 पॉजिटिव और 124 नेगेटिव। तो 62,000 रुपीज आ गए बेटे हमारे पास ये नेगेटिव बैलेंस। इन तीनों एक्टिविटीज को हमने टोटल किया तो 62 नेगेटिव आ रहा है हमारे पास। इसे आप नेम देंगे नेट डिक्रीज इन, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। पॉजिटिव आता तो नेट इंक्रीज। ये आ गया हमारे पास नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये वैल्यू आ रही है। इसमें अपने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करना है। 62 में आप 80 ऐड करेंगे, अपने आप आपका आंसर आ गया 18,000 रुपीज इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर आपका ये क्रॉस चेक हो जाता है, अपने आप मैच कर जाता है तीनों एक्टिविटीज को ऐड करने के बाद, और ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करने के बाद ये क्लोजिंग के इक्वल आ जाता है, तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं पेपर में कि आपने जो एक्टिविटीज के रिजल्ट निकाले हैं वो एक्यूरेट रिजल्ट है। ये मिनिमम क्वेश्चन है बेटे कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। इसको करने का वे हमने जो आपके साथ शेयर किया है, कैसे आपने पहले हेडिंग्स लिख लेने हैं, फिर वन बाय वन मूव करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने स्किप नहीं करना। हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग में आएगी, इन्वेस्टिंग में आएगी, फाइनेंसिंग में आएगी, क्योंकि ऑपरेटिंग ही मेन है। आप ये देख सकते हैं कि एक पूरे पेज पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इफेक्ट आ रहा है। इससे रिलेटेड आपने बहुत से क्वेश्चन कर भी लिए। इन्वेस्टिंग में केवल एक सिंगल इंफॉर्मेशन आई है हमारे पास और फाइनेंसिंग में 2-3 इंफॉर्मेशन है। तो मेन अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिजल्ट निकाल लेते हैं एक्यूरेटली तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि आगे फर्दर आपको प्रॉब्लम नहीं है। सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद से एक बार दोबारा बता दो, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से समझ नहीं आया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ एक इंटरेस्ट पेड दिया हुआ था बेटे, वो हमने दोनों पता लग गया आपको जहाँ शो करने हैं। नहीं सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम से आगे कुछ समझ ही नहीं आया। हमने कोई बात नहीं, हमने इंटरेस्ट पेड 2 बार दिखाया है। एक बार एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंटरेस्ट पेड यहाँ पर ऐड होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, और क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है तो सेकंड इफेक्ट ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आया इंटरेस्ट पेड और लोन 13,000। इसके बाद सिर्फ हमने टोटल लगाए हैं बेटे। आपने जैसे जैसे लिखा हुआ है प्लस माइनस करिए। फर्स्ट एक्टिविटी का रिजल्ट आ रहा है 10,000 रुपीज, जिससे आप सेकंड कॉलम भी शो कर रहे हैं। फिर आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में केवल एक ही इंफॉर्मेशन है तो यही रिजल्ट हो गया, इसका नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। दैट्स व्हाई कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी का टोटल लगाया आपने 52 पॉजिटिव आ रहा है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 52,000। अब इन तीनों एक्टिविटीज के रिजल्ट आपने ऐड करने हैं। एडिशन आ रहा है 62 नेगेटिव, इसलिए आप लिखेंगे नेट डिक्रीज। अगर पॉजिटिव होता तो आप लिखते नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें हमने ऐड करना होता है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑलरेडी हमने 80,000 नोट किया हुआ है। -62 में जब +80 करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आंसर आ जाएगा 18,000 रुपीज।
अगर ये इक्वल आ जाता है पेपर में तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपने जो भी एक्टिविटीज के रिजल्ट निकाले हैं वो एक्यूरेट है, ये क्रॉस चेक हो रहा है आपके सॉल्यूशन का भी और ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन भी है। और अगर ये टैली नहीं करता इट मीन आपने किसी ना किसी एक्टिविटी में मिस्टेक की। हाँ जी बेटे मान रखिएगा अब ये। यस। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा अब ये, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन आज हमने किया है, मैंने इसलिए कहा कि एक ही क्वेश्चन आपने करना है। आप इस क्वेश्चन को चाहे 2 बार आपको करना पड़े, लेकिन एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि स्टार्टिंग से हमने बिल्कुल टॉप टू बॉटम मूव करना है, वन बाय वन, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्किप नहीं करना। इसी क्वेश्चन को आप पहले रिपीट करेंगे, फिर सेम एग्जांपल करेंगे। अब आपने आगे जितने भी क्वेश्चन करने हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, जब कंप्लीट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम 32 टू ऑनवर्ड, उसमें आपको ये पूरा क्वेश्चन ही करना पड़ेगा इसी तरह से। और ये मिनिमम आपने वो रिक्वायरमेंट क्रॉस चेक कैसे बताया? क्रॉस चेक बेटे हमने तीनों एक्टिविटीज का रिजल्ट का टोटल किया, -62 आ रहा है। इसमें आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 80 ऐड करो तो अपने आप क्लोजिंग के इक्वल आंसर आ रहा है आपका। ये हमने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ 18 क्वेश्चन में दिया हुआ आपको, तो अपने आप ये क्रॉस चेक हो गया, टैली कर जाएगा ये। और अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है फिर एक्टिविटीज में इसका मतलब।